Hello students, welcome to UPSC Vidyalaya. Myself Advocate Birendra Yadav, and today I'll be taking up the fourth class in our weekly news analysis. तो स्टूडेंट जैसे आपको पता ही है हमें हमारे चैनल पे वीकली न्यूज़ एनालिसिस शुरू किया है, उसकी आज ये चौथी क्लास है। तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट देखिए, चालू करने से पहले मैं बहुत ब्रीफली आपको बता दूं कि देखिए जो हमने ये इनिशिएटिव इसलिए शुरू किया है कि आपको पता ही है करंट अफेयर्स में आपके पर्सपेक्टिव क्लियर होने चाहिए, तभी आप पेपर 2 में अच्छा आर्गुमेंट, अच्छा रिपोर्ट, अच्छे एसेस लिख पाएंगे, अच्छे फैक्ट्स उतार पाएंगे अपने पेपर में। तो वहीं पे स्टूडेंट्स आपका ऐसे रिपोर्ट्स बेटर होगा, और इंटरव्यू अगर आप जा रहे हैं, आपके पर्सपेक्टिव अगर डेवलप्ड हैं तो आप अच्छा आंसर दे पाएंगे। तो इसीलिए इनिशिएटिव का पूरा मकसद यही है। तो अगर आप नए हैं तो मैं कहूँगा इसको फॉलो करिएगा, आपको बेनिफिट होगा। शुरुआत करते हैं पहले न्यूज़ से। वाई हैज़ HP रेज्ड द मैरिजेबल एज फॉर वुमेन, है ना। What are the key provision of the bills? Why is the assent of the president required? What are the concerns? तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही बात करेंगे, प्रोविजन पे बात करेंगे पहला। दूसरा हम बात करेंगे क्यों प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने किया, एक स्टेट ने किया है, तो प्रेसिडेंट का एसेंट क्यों चाहिए, गवर्नर का क्यों नहीं चाहिए, इस पे बात करेंगे। और लास्ट में क्या कंसर्न्स हैं इस बिल को लेकर, क्या कंसर्न्स हैं। प्रोविजन की बात कर लेते हैं पहले, आइए प्रोविजन पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स कैसा है, इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं आपको पता होगा हमारे संविधान में जो हमारा शेड्यूल्स हैं, हमारे जो शेड्यूल्स हैं, तो शेड्यूल अगर 7 देखेंगे ना, शेड्यूल 7, इस पर लिस्ट का जिक्र किया गया है। सेंटर का लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट की बात करता है, सब्जेक्ट्स की बात करता है, ये लिस्ट की बात करता है। तो यूनियन लिस्ट होता है, आपको पता है, यूनियन या फिर सेंट्रल लिस्ट कह लीजिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में स्टूडेंट्स मैरिज एंड डिवोर्स आता है, मैरिज एंड डिवोर्स, ठीक है। उसके बाद आता है मैरिज एंड डिवोर्स हो गया, उसके बाद आपका एजुकेशन हो गया, मैरिज एंड डिवोर्स है, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। और आपका हाँ, ये मान लीजिए 2 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया, मैरिज एंड डिवोर्स एंड एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो ये हो गया बैकग्राउंड। अब क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मैरिज कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या हुआ, इस पर सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। तो क्या है, सेंटर ने ऑलरेडी अपना एक कानून बनाया हुआ था इसमें, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ठीक है। ये मेरे ख्याल में यहां तक क्लियर है। अब क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया, असेंबली ने एक बिल पास किया जिनमें उन्होंने, जैसे जो मैंने बताया सेंटर ने बिल जो पास किया था ना स्टूडेंट्स, जो सेंटर ने जो बिल पास किया था, इसमें क्या किया था, फीमेल का मिनिमम मैरिजेबल एज जो रखा था वो 18 साल रखा था, और मेल का जो था वो रखा था 21 साल। अब हिमाचल प्रदेश ने क्या किया, हिमाचल प्रदेश का स्टेट का ये कहना है कि वो फीमेल का एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। आपको पता ही है हमारे देश में फीमेल्स की दुर्दशा थोड़ी सही नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट का ये कहना है कि उन्होंने क्या कानून पास किया, उन्होंने 21 साल मैरिज के लिए जो मिनिमम लीगल एज जो रखा वो 21 साल कर दिया। पहले 18 था क्योंकि सेंटर के कानून में 18 था, तो हिमाचल प्रदेश ने उसको अमेंड करके क्या कर दिया, 21 साल कर दिया, दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए कॉमन कर दिया। और हिमाचल प्रदेश का ये कहना है जो जेंडर गैप था, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था एज को लेकर, वो उन्होंने खत्म कर दिया, 21 साल मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन कर दिया। जबकि मैंने आपको बताया कि सेंटर के कानून में क्या है, फीमेल का 18 है और मेल का 21 साल है। अब क्या हुआ, ये सेंटर का है, ये स्टेट का है, तो स्टेट और सेंटर के कानून में उस प्रावधान के अंदर आप देखेंगे तो कन्फ्लिक्ट आ गया। वहाँ फीमेल का 18 है, यहाँ पर 21 है, मेल का वहाँ 21 है, यहाँ भी 21 है, पर फीमेल का यहाँ 21 है, वहाँ 18 हो गया। तो इससे क्या हुआ, जब ये कन्फ्लिक्ट जब होता है ना, तो गवर्नर को
वैसे बिल प्रेसिडेंट के पास भेजने पड़ते हैं एसेंट के लिए। आपको पता है कोई भी बिल पे जब तक एसेंट ना मिले वो लॉ बनता ही नहीं है। तो ये कन्फ्लिक्ट आने की वजह से ये हुआ। अब हमने देख लिया, प्रोविजन आपको मैंने समझा दिया, 21 साल कर दिया गया। प्रेसिडेंट का एसेंट क्यों चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। कॉन्करेंट लिस्ट में है, कन्फ्लिक्ट में था, इसलिए प्रेसिडेंट एसेंट। अभी कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स पे बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप एस्पिरेंट बनेंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, फोर्सेस में ऑफिसर बनेंगे, आपके पास आपको हमेशा बैलेंस्ड देखना चाहिए चीज़ों को, एक तरफा नहीं देखना चाहिए, दोनों पहलू की दोनों चीज़ों को देखनी चाहिए और फिर अपने क्रक्स पे पहुंचना चाहिए, अपने अपने फाइनल लाइन पे पहुंचना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ। दोनों व्यू को देख के ही डिसीजंस पे रीच करना चाहिए। तो अब क्या है, अब कंसर्न्स क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, जब अब समझ लीजिए जब 18 साल पहले था, अब 21 साल कर दिया गया। तो अब मान लेते हैं कि 21 साल से जो भी छोटा रहेगा वो चाइल्ड माना जाएगा। चाइल्ड मैरिज का लीगल एज क्या कर दिया, 21 साल कर दिया। तो मतलब 21 साल तक एक फीमेल चाइल्ड ही माना जाएगी, है ना। तो समझ के चलते हैं, आपको पता ही है कि कई बारी क्या होता है, कुछ फीमेल्स 21 क्या 16 या 18-20 में ही मैच्योर हो जाता है इंसान, और वो अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट क्रूशल डिसीजंस भी लेने लग जाते हैं। मैरिज हुआ और बाकी डिसीजंस हुआ अपने लाइफ में वो लेना चाहते हैं 21 साल से पहले भी। तो एक रिसर्च से क्या पाया गया, जब 18 साल चाइल्ड मैरिज ही था, जब 18 साल ही एज रखा गया था, तो क्या होता, कुछ लड़कियां अपने मर्जी से जो शादी कर लेते थे तो उनके पेरेंट्स उनके लीगल गार्जियन हैं, क्योंकि देखिए उनका लीगल एज मैरिज ही 18 साल है। तो उससे पहले अगर उन्होंने शादी कर ली तो क्या होगा, जो पेरेंट्स होते थे वो बोलते थे कि वो मेरी जो बेटी है वो फीमेल बच्ची है या नादान है या ना समझ है, उसने जो शादी किया है वो अपने पूरे होशोहवास में नहीं किया है। और पेरेंट्स वैसे केसेस में क्या करते थे, जो लड़के हैं उनको पुलिस के हवाले कर देते थे। तो ये भी पाया जा रहा है कि चलिए 21 साल करने से लड़कियां एम्पावर तो होंगी, मगर जो लड़कियां 21 अभी जो 18 साल की जो लड़कियां थी उसके पहले अगर कोई लड़की अपने मर्जी से किसी से शादी करना चाह रही है तो पेरेंट्स ये वाला क्लॉज इन्वोक करके लड़के को पुलिस के हवाले कर देती। तो अगर 21 साल कर देंगे तो 21 साल तक की लड़कियां को अपने माँ पिताजी का सुन के ही करना पड़ेगा, डिसीजन के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। अदरवाइज पेरेंट्स ऐसे केस लगाकर जो लड़का है उसको पॉसिबली जेल भेज सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों चीजें हमें पता होना चाहिए। जो कंसर्न्स था वो कंसर्न्स मैंने आपको लास्ट में समझा दिया। अब आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। प्रोविजन मैंने समझा दिया कि 21 साल हिमाचल प्रदेश ने लड़कियों का एज किया और मेल का भी कॉमन कर दिया। सेंटर कानून और स्टेट के कानून में फर्क था, इसलिए प्रेसिडेंट के पास भेजा गया। फाइनली कंसर्न्स ये है कि कुछ जब 18 साल था तो उसके पहले कुछ लड़कियों ने अगर खुद से शादी की है तो पेरेंट्स लीगल गार्जियन होते हैं, तो लीगल गार्जियन होने के नाते वो कहते थे कि लड़कियों पे जोर दबाव या बहला फुसला कर किया गया तो उसमें केस हो जाता है, लड़का फंस जाता था। तो अब 21 साल कर दिया है तो इसके चांसेस और बढ़ सकते हैं, ऐसा कंसर्न्स जताया है एक्सपर्ट्स ने। तो यही से न्यूज़ था स्टूडेंट्स। हमें ये बेसिकली छोटी मोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो हमें पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लेटेस्ट ILO स्टडी लिंक्स AI टू डीप इन लेबर इनकम। अभी बहुत ब्रीफली आपको इसमें क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होना चाहिए क्या है ये। आपको अगर इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस था, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के बाद ILO पावर में आया। अभी ILO है क्या, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, ठीक है। आपको पता है UN के बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसमें से एक ये भी है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका काम क्या है, लेबर वर्ल्ड में लेबर की देखभाल करना, उनके कंसर्न्स के बारे में सोचना, उन पर रिसर्च करना, डाटा इकट्ठा करना, उनका वेलफेयर का सोचना, ये काम है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रीफली बैकग्राउंड। अभी ये न्यूज़ में क्यों आया, न्यूज़ में इसीलिए आया, अभी देखिए एग्जाम में आपको पता ही होगा AI के बारे में पूछता है, टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछता है, तो हमें स्टूडेंट
ऐसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें फैक्ट्स ढूंढना चाहिए हमारे ऐसे इसमें आर्ग्यूमेंट्स में यूज करने के लिए और हमारा पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए। तो एआई का मैंने बताया, एआई काफ़ी न्यूज़ में रहता है। अब एआई का आपको पता ही होगा कि एक हिसाब से माना जा रहा है कि जॉब किल करेगा बहुत ज़्यादा, है ना। उसी के रिलेटेड ये है, मैं इसमें आया क्या मैं बता देता हूँ। आयोला का जो रिपोर्ट है उसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 का ये रिपोर्ट अभी आया है लेटली, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, अभी देखिए इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 में बताया कि इनइक्वालिटी इज ऑन द राइज एज द शेयर ऑफ लेबर इनकम हैज स्टैग्नेटेड वर्ल्ड वाइड एंड अ लार्ज शेयर ऑफ यूथ रिमेन्स आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन ट्रेनिंग सेज द रिपोर्ट, है ना। अभी देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे हम लोग। देखिए मैंने आपको बता दिया कि इनइक्वालिटी राइज हो रहा है, पहली चीज इनइक्वालिटी राइज हो रहा है, बता रहे हैं ये इनइक्वालिटी राइज हो रहा है। लेबर का जो इनकम है वो स्टैग्नेंट हो चुका है, स्टैग्नेंट हो गया है और जॉबलेसनेस बढ़ रहा है, ठीक है। ये कंसर्न जताया गया। अभी मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट एआई से होता क्या है। अब देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी आएगा तो वो ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा ही करेगा, है ना। समझ चलते हैं एक ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप काम कर रहे हो तो मान लेते हैं कि एक खेत में, अगर खेत में हल भी चलाना है ट्रेडिशनल वे से तो आप मान लेते हैं 10 वर्कर लगेंगे। पर अगर आप एक ट्रैक्टर ले आओगे तो कई एकड़ खेती ट्रैक्टर ऐसे ही कर देगा। तो क्या होता है जब टेक्नोलॉजी आती है ना तो वो ह्यूमंस को रिप्लेस करती है। ऐसा जरूरी नहीं कि रिप्लेस ही करती है, कई बार वो ह्यूमन की एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है ना, ह्यूमन स्ट्रेंथ को बचाती है, ट्रेजरी को बचाती है। बट कई बार क्या होता है इकोनॉमिक कंडीशन को देख के, अगर इकोनॉमिक सिचुएशन को देख के, देश की दुर्दशा डेमोग्राफी को देख के अगर टेक्नोलॉजी लाया जाए तो उससे बेनिफिट भी होता है। पर अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, ये रिपोर्ट क्या कह रहा है, इनइक्वालिटी राइज हुआ, लेबर इनकम डाउन हो रहा है, जॉबलेसनेस बढ़ रहा है। अभी इनइक्वालिटी क्यों आया होगा आप समझ के चलिए। इनइक्वालिटी आया मतलब क्या, इनइक्वालिटी अगर आ रहा है इसका मतलब क्या है, बढ़ रहा है। इनइक्वालिटी कह रहा है बढ़ रहा है मतलब कुछ लोगों के पास पैसा जा रहा है, कुछ लोग रिच हो रहे हैं और कुछ लोग पुअर होते जा रहे हैं। यही तो होता है इनइक्वालिटी। तो अभी कुछ लोगों के पैसा क्यों जा रहा है। अब जो समझ के चलिए कुछ एंटरप्रेनर हैं उन्होंने एआई ले आए, कुछ एक एंटरप्रेनर हैं उन्होंने एआई का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और अपने कंपनी में 100 लोगों को रिप्लेस कर दिया सॉफ्टवेयर लगा के। 100 लोगों की नौकरी खत्म हो गई, वहाँ टेक्नोलॉजी लग गई। तो 100 लोग तो बेरोजगार हो गए ना। और 100 लोगों को रिप्लेस करने के लिए मशीन सॉफ्टवेयर उन्होंने लगा दिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगा दिया। अब 5 साल तक जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर की, चल रहा है वो, या हल्का फुल्का मेंटेनेंस उसको करवाना है। पर 100 लोग को आउट कर दिया, पर जो 100 लोग को रिप्लेस करते ही जो बेनिफिट आया, जो प्रॉफिट आया वो तो एंटरप्रेन्योर के जेब में गया। तो ये पहला एक एआई का बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा, लेबर का इनकम स्टैग्नेशन है। आपको पता ही है कोविड आया। कोविड एक हिसाब से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन था। आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, पर कोविड में क्या हुआ, इकोनॉमी ही कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो जब जॉब एवेन्यूज कट हुए, मार्केट स्लो डाउन आया, कॉन्ट्रैक्शन आया और साथ में टेक्नोलॉजीज ऐसे ऐसे आने लग गई, तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट है ना, उससे ये लेबर इनकम फॉल भी हुआ और स्टैग्नेशन भी आ गया मार्केट में। ये आपको बता दूं, कोरोना के बाद अभी वर्ल्ड में इतना लड़ाइयाँ चल रही हैं, सप्लाई चेन्स ब्रेक हो रहे हैं, है ना। और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, कोविड का इफेक्ट से अभी तक देश उभरा थोड़ी है, पूरा वर्ल्ड उभरा नहीं है अभी तक। तो वो सब चीज़ें पकड़ कर टेक्नोलॉजी भी आ जाने से ये स्टैग्नेशन आया है। और लास्ट है स्टूडेंट जॉबलेस ग्रोथ। लास्ट है जॉबलेस ग्रोथ। अगर आपको स्टूडेंट मेरे एक और करंट अफेयर सीरीज में मैंने ये समझाया था, बीच में हमारे यहाँ पर आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ जी, ठीक है, वहाँ यहाँ पर हमारे इंडिया में आई थी। आईएमएफ में वो डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया के अंदर 2010 के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.6% का एवरेज ग्रोथ रहा है, मगर एम्प्लॉयमेंट जो है ना
एम्प्लॉयमेंट जो ग्रोथ है वो लेस देन 2% रहा है, लेस देन 2%। तो ये जॉबलेस हो क्यों रहा है, जॉबलेस ग्रोथ क्यों हो रहा है? बिल्कुल टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है ना। और कई बार हमारे इंडिया में ऐसा कंडीशनिंग है कि राइट मैनफोर्स भी नहीं है, राइट स्किल्स भी नहीं है। तो जब राइट मैनफोर्स नहीं, राइट स्किल्स नहीं है, तो टेक्नोलॉजी से तो रिप्लेस किया जाएगा। और क्या करेंगे आप? टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे कि वैसा मैनफोर्स आपको मिल नहीं रहा है, या आउटसोर्स कर लेंगे, या टेक्नोलॉजी डेवलप करवा लेंगे। तो स्टूडेंट, आपको ये न्यूज़ इस एंगल से देखना चाहिए। ये आईएलओ की रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज एजेंसी की रिपोर्ट है, इनके फाइंडिंग्स कॉन्क्रीट होंगी। तो हमें अगर ऐसा कोई न्यूज़ आता है, आर्ग्यूमेंट्स आता है या एसेज आता है, तो हमें ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना भी चाहिए और हमें अपने रिपोर्ट्स या आर्ग्यूमेंट में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं। ज़ेलेंस्की सीक्स यूज नॉट टू स्ट्राइक डीपर इनसाइड रशिया। आपको पता ही है, अभी ये न्यूज़ में ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं बहुत ही ब्रीफली। आपको पता ही है यूक्रेन और रशियन क्राइसिस चल ही रहा है ना। अभी लेटली क्या हुआ है, रशिया डॉनबास जो एरिया है यूक्रेन का, वहाँ एनेक्स कर रहा है डॉनबास रीजन में। और यूक्रेन ने क्या किया है, कुर्स्क रीजन में जाकर एनेक्स किया है, कुछ रशिया के कुछ एरियाज को सीज किया है। यहाँ पर डॉनबास में रशिया ऑलरेडी एक्टिव है, डॉनबास रीजन में यूक्रेन के। तो अभी हो क्या रहा है, अभी आपको पता ही है कि स्विस में एक पीस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, वहाँ पे पीस कॉन्फ्रेंस रखा था। अगर आपने देखा होगा तो पूरा वर्ल्ड आज रशिया को पीस कॉन्फ्रेंस में बुलाना चाह रहा है, पर रशिया नहीं आ रहा है ना। तो अब रशिया, आपको पता ही है रशिया का भी मेजर सपोर्टर नेशन कौन है? इंडिया एंड चाइना तो है ही खड़े हैं इनके साथ, ईरान भी खड़ा है और भी कंट्रीज हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, अभी स्विस के पीस प्रोसेस में रशिया तो गया ही नहीं, इंडिया भी नहीं गया। अब क्या हो रहा है, अभी किसी तरीके से सहमति, ये वॉर खत्म हो, समझौता हो और सोल्यूशन निकले, उसके ऊपर सब पे प्रेशर है, ज़ेलेंस्की पे भी प्रेशर है। कब तक लड़ते रहेंगे आप, है ना? कब तक अमेरिका के सपोर्ट से लड़ते रहेंगे? तो सब पे प्रेशर है, वर्ल्ड पे भी, ग्लोबल भी एक प्रेशर है कि आप खत्म करो, सोल्यूशन निकालो इसका। आज इसराइल में भी आप देखोगे तो यही हालत है कि एक सीज फायर हो जाए, सहमति आ जाए, क्योंकि वर्ल्ड में ग्रोथ भी तो लाना है। हमारे प्रधानमंत्री ने आपने कहा है कि ये टाइम, हमारे प्रधानमंत्री को भी आपने देखा होगा कई बार उन्होंने बोला है, ये डेवलपमेंट का समय है, वॉर का समय नहीं है। और हमारे जो प्रधानमंत्री अभी पोलैंड यूक्रेन गए थे, वहां पे भी उन्होंने एक बात कही थी कि वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस, है ना। हम लोग पीस के तरफ हैं, हम लोग न्यूट्रल हैं, हम लोग पीस चाहते हैं, हम लोग भी पीस की तरफ हैं। मतलब वी आर नॉट इंक्लाइन टूवर्ड रशिया, बट वी आर टूवर्ड्स पीस। हम भी चाहते हैं कि पीस आए, डेवलपमेंट आए। हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि ये जो समय है ये डेवलपमेंट का समय है, आगे बढ़ने का समय है, लड़ाई का समय नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब वॉर में स्टेलमेंट चलता है, आपको पता है अभी सोल्यूशन आ नहीं रहा है, रशिया टेबल पे आ नहीं रहा है। तो रशिया पे कुछ प्रेशर बनाने के लिए ज़ेलेंस्की क्या कह रहा है, यूएस से परमिशन ले रहा है कि मुझे हथियार दिया जाए ताकि मैं रशिया में और अंदर जाकर अटैक कर पाऊं, ताकि रशिया पे प्रेशर बने, ताकि वो जल्दी से टेबल पर आकर बात करें और समझौता कर पाएं। तो ये ज़ेलेंस्की का प्रपोजल था। ये एक थोड़ा एक डेवलपमेंट, नया डेवलपमेंट है, इसलिए मैंने ये न्यूज़ को लाया है। पर यूएस का क्या कहना है कि वो गेम चेंजर नहीं होगा। मतलब आप, रशिया इतना बड़ा है, कहाँ भी अंदर अटैक कर दोगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि रशिया उस चीज़ को मान लेगा। वर्ल्ड वॉर 2 से सब लोगों को पता ही है, जर्मनी रशिया में कहाँ तक चली गई थी, स्टालिनग्राड और बाकी जगह तक जर्मनी पहुँच गया था। पर रशिया इतना बड़ा, इतना ममौत है, इतना बड़ा उसका साइज़ है, आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप अटैक करेंगे इतने बड़े देश में। तो यूएस का ये कहना था आप जो ये चीज़ कह रहे हो कि मुझे हथियार दो, मैं और डीपर इनसाइड रशिया पे अटैक करूंगा, तो यूएस का ये कहना था कि आप जो ये स्ट्रैटेजी बताना चाह रहे हो कोई गेम चेंजर नहीं होगा, इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ेगी, और उसको डिक्लाइन कर दिया। तो इसलिए न्यूज़ में था स्टूडेंट्स, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मैंने आपको बता दिया। आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव्स न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। बहुत ही ब्रीफली इसको देखेंगे। पहली बात, टीबी होता क्या है? टीबी आपको पता ही एक बैक्टीरियल डिजीज है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका बैक्टीरिया होता है ना।
इसको आप देखिएगा, बैक्टीरिया से होता है, टीबी बैक्टीरिया से होता है। अब क्या होता है, ये मैंने बताया टीबी बैक्टीरिया से होता है। अब ये फैलता भी कैसा है, ये क्या होता है, जो जो भी पेशेंट होता है, टीबी बैक्टीरियल ग्रोथ से, बैक्टीरिया से होता है, आदमी के अंदर टीबी का बैक्टीरिया चली जाए, जो मैंने बता दिया एमटी, इसका नाम देख लीजिए, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का नाम होता है। अभी क्या होता है, जब पेशेंट में जाता है तो पेशेंट क्या करता है, स्नीज करता है, कफ करता रहता है, खांसता रहता है। अगर आदमी जिसको हो जाता है ना टीबी, आपने देखा होगा ऐड भी चलता रहता है, वो खांसता ही रहता है। तो खांसता रहता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। तो हवा में जाने के बाद अगर किसी इंसान ने इनहेल किया, उसके अंदर वो चली जाए और उनकी इम्यूनिटी वीक है तो उसमें भी हो जाता है टीबी। तो इस तरीके से टीबी फैलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी क्या है, इसमें हमें क्या देखना है, स्नीजिंग और कफिंग से मैंने बताया, ड्रॉपलेट से जो रहता है उससे ये बीमारी फैलती है। अब क्या हुआ है, अब देखते हैं कि टीबी क्या है, ये हमने समझा। अब पेशेंट में भी क्या होता है ना, टीबी पेशेंट में जाने के बाद क्या होता है, किसी भी इंसान ने टीबी जाने के बाद दो कंडीशन बनती है, एक तो होता है एक्टिव और एक होता है लेटेंट। एक्टिव क्या है, इंसान बीमार पड़ जाता है, फीवर कफ उसको चलता रहता है ना, उसके अंदर सिम्टम्स, उसकी बुखार उखार आना चालू हो जाता है, कफ करता रहता है और फैलाता रहता है, ये बैक्टीरिया को फैलाता रहता है। ठीक है, और लेटेंट में क्या होता है, आदमी के शरीर में तो बैक्टीरिया चली गया है, पर आदमी का शरीर का अभी बहुत यंग है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो बीमारी क्या करती है, फैलती नहीं है। उनको टीबी तो उनके अंदर चली जाती है पर बीमारी नहीं फैलती है लेटेंट में। पर जब ये इंसान कहीं बूढ़ा हो जाए तो ये बीमारी फिर से उसमें एक्टिव हो जाती है और फिर उसको हार्म करना चालू करती है। जब इंसान का इम्यूनिटी कहीं वीक पड़ जाए तो वो लेटेंट वाला टीबी है ना, तब फैलता है आदमी के अंदर। तो ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया टीबी होता क्या है। अब क्या होता है स्टूडेंट, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होता है, इसको देख लेते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होता है। मल्टी, जैसे मैंने बता दिया कि टीबी है, बैक्टीरिया से हो रहा है, पेशेंट में एक्टिव लेटेंट है और पेशेंट से फैलता है। अब क्या होता है, जिसको भी टीबी होता है ना, तो दवाइयां दी जाती है। दवाइयां क्या होता है, डॉट्स, आपने डॉट्स के बारे में सुना होगा, है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड। और ये क्या होता है डॉट्स के बारे में, इसका फुल फॉर्म एक बार जाके देख लीजिएगा डॉट्स का। इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट, मैं आपको ब्रीफली बता दूं तो इसमें ऐसा होता है कि डॉट्स एक टीबी के इलाज का एक तरीका है। इसमें होता क्या है कि पेशेंट को अपने खुद के सामने दवाई खिलाई जाती है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी है। ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी है टीबी के लिए, डॉट्स याद रखिएगा इसको। इसमें क्या होता है, पेशेंट को अपने आंखों के सामने दवाइयाँ खिलाई जाती है, क्योंकि बीमारी होने से ना आदमी को कुछ खाने का मन नहीं करता, दवाई का टेस्ट उसका मन खराब करता है, तो आदमी खाना नहीं चाहता है, वो उसको थूक देता है या फेंक देता है। तो इसलिए आंखों के सामने खिलाया जाता है ताकि आदमी प्रॉपरली खाए, तभी वो ठीक हो जाएगा। ये क्या होता है, डॉट्स में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स से तो टीबी को ठीक करने के लिए सामने खिलाया जाता है, इसलिए दिया है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, ऐसा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी, ये सिस्टम्स है। इसको क्या होता है, एंटीबायोटिक इसमें दिया जाता है। तो क्या होता है, कई बार पेशेंट को ये खाना होता है 6 महीने ठीक होने के लिए, पर आदमी क्या करता है 2 महीना खाने के बाद ना, उसको 2 या 3 महीना खाने के बाद उसको काफ़ी आराम हो जाता है, तो वो खाना छोड़ देता है। अब जैसे मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक है, अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करेंगे तो क्या होता है, बीमारी थोड़ा टाइम दब के फिर से बढ़ने लग जाती है। और जब फिर वो बढ़ती है ना, आपने डॉट्स का पूरा कोर्स 6 महीने का नहीं खाया, 2 या 3 महीना खा के छोड़ दिया, 2-3 महीने में आदमी को लगता है कि मैं पूरा ठीक हो गया हूँ, छोड़ देता है। छोड़ते ही क्या होता है, वो वायरस फिर से रिप्लिकेट करके म्यूटेट होके और स्ट्रांग बन जाता है, इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है एंटीबायोटिक से लड़ने की, और फिर इंसान को जब फिर दोबारा खाता है फिर छोड़ता है, तो उससे क्या होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है। अभी क्या होता है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स था, क्या होता है जब एंटीबायोटिक में आप देखेंगे ना, एक फर्स्ट लाइन ड्रग होता है। फर्स्ट लाइन मतलब अगर समझो किसी को पहली बार टीबी होगा तो फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक दिया जाएगा। अगर समझ के चलिए वो आदमी ने दवाई नहीं खाई पूरी ठीक से, तो उसको अगर समझिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया, तो सेकेंड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक, दूसरे एंटीबायोटिक होते हैं सेकेंड लाइन के, वो दिए जाते हैं ठीक करने के लिए। तो ऐसे चलता रहता मल्टी। उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा कंडीशनिंग भी आ जाता है एंड में, एक्सट्रीम टीबी भी हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि ये एक्चुअली WHO इसको मानता नहीं है, पर कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया है एक्सट्रीम टीबी भी होता है जो क्यूरेबल भी नहीं होता है, आदमी का देहांत ही होता है। अभी ये मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट ब्रीफली
क्या होता है टीबी, अभी हुआ क्या है। अभी थोड़ा इंडिया का कंडीशन देख लेते हैं टीबी के बारे में। इंडिया में क्या है स्टूडेंट, इंडिया में ना लगभग 25 लाख टीबी के केसेस हैं, 25 लाख। वर्ल्ड के पॉपुलेशन के, पूरा वर्ल्ड का अगर देखा जाए, पूरे वर्ल्ड का अगर हम टीबी का फिगर देखें, वर्ल्ड में जो टीबी का इंसिडेंस है, लोगों में टीबी है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा उसकी वर्ल्ड में जितना भी है टीबी, लगभग 1 करोड़ के आसपास है वर्ल्ड में टीबी। उसमें से मैंने बताया 25 लाख तो इंडिया में, ये तो इंडिया में इंसिडेंट टीबी का सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस इंडिया में ही हैं। तो अब हो क्या रहा है, और ये मैंने बताया ये नॉर्मल टीबी का केसेस है। अभी इसके अंदर जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसकी जो तादाद है ना इंडिया के अंदर 75,000 है। तो आप समझ के चलिए 75,000 पेशेंट को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। तो मैंने बताया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक और सेकेंड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक। अगर फर्स्ट लाइन पहले दिया जाता है जब फर्स्ट फ्रेश केस आता है, पर अगर एमडीआर हो गया तो सेकेंड लाइन दिया जाता है। तो अभी इंडिया में क्या है, जो अभी सेकेंड लाइन जो एमडीटीआर को ट्रीट करने के लिए एक नया रेजिमिन आया है जिसको हम कह रहे हैं बीपीएएल रेजिमिन, बीपीएएल रेजिमिन। अब इसमें क्या है, बीपीएल रेजिमिन में हमें क्या देखना चाहिए स्टूडेंट, जो पुराना जो था उसको हटाकर अभी बीपीएएल रेजिम लाया गया है, जिसके अंदर 4 ड्रग को आपको देखना चाहिए। एक है बेडा क्यूलाइन, फर्स्ट ड्रग का नाम है बेडा क्यूलाइन। दूसरे का नाम है प्रिटोमैनिड दूसरा है। तीसरा है आपका लाइनजोलिड, और फोर्थ है आपका मॉक्सीफ्लॉक्सिन। तो इसी को कहते हैं बीपीएल रेजिमिन। आपको पता होना चाहिए एमडीटीआर टीबी को ट्रीट करने के लिए आया है, ये न्यू रेजिमिन है। इसमें क्या होता था स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया कि अभी जो सीडीएसओ है, जो हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये रेजिमिन को अडॉप्ट किया है। इस रेजिमिन को लाने से 2-3 फायदे हैं। एक, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, और सेकंड इसका जो हील करने का, एमडीटीआर टीबी को हील करने का जो टाइम स्पेन है ना, वो 6 मंथ्स है। अब क्या होता था, जो पुराना रेजिमिन था दवाई का, जो पुराना एंटीबायोटिक थे जो यूज करते थे हम, उसमें एमडीटीआर टीबी को ट्रीट करने के लिए 20-20 महीने लगते थे। अब समझ के चलिए एमडीटीआर टीबी पहली बात हुआ ही क्यों है, क्योंकि वो बंदा दवाई खा नहीं रहा है, दवाई ही नहीं खा रहा है। अब जब समझ के चलिए, अब उसको एमडीटीआर टीबी हो गया दवाई नहीं खाने से, अगर वो एमडीटीआर टीबी का ही इलाज अगर 20 महीने चलेगा तो वो और भी नहीं खाएगा, तो एक्सटीबी भी हो जाएगा, जो एक्सट्रीम टीबी मैं कह रहा हूँ वो भी हो जाएगा, और एंटीबायोटिक भी खराब हो जाएगा, एफिकेसी चली जाएगी। तो आगे फ्यूचर में किसी पे जो होगा एमडीटीआर अगर हो जाएगा तो वो फैलाता भी रहेगा। एमडी जो मैंने बताया जो मल्टी ड्रग है रेजिस्टेंट टीबी है, अगर जिसको हो जाएगा तो वही फैलाता भी रहेगा। तो वो चीज को बचाने के लिए ये बीपीएएल रेजिमिन इंडिया में लाया गया। इसको अभी सीडीएसओ ने सैंक्शन कर दिया है इंडिया में। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सस्ता भी बनता है, और ये 6 महीने के अंदर एमडीटीआर टीबी को हील भी कर देता है। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल में यहाँ क्लियर है, टीबी बैक्टीरिया से होता है ना। मैंने आपको बता दिया, बैक्टीरिया का नाम भी बता दिया, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और पेशेंट जिसको होता है वो एक्टिव रहता है, लेटेंट रहता है। एक्टिव में क्या होता है, वो फैलाता रहता है। तो जब फ्रेश केस आता है तो उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक में अगर आदमी 6 महीना खा ले तो वो ठीक हो जाता है, पर आदमी खाता नहीं है, 2-3 महीना खा के छोड़ देता है, तो वायरस उसकी बैक्टीरिया म्यूटेट होकर उसको एमडीटीआर टीबी कर देते हैं। अब एमडीटीआर का जो पुराना रेजिमिन था वो 20-20 महीने तक दवाई खानी पड़ती थी। तो उसके लिए ये इफेक्टिव सोल्यूशन डब्ल्यूएचओ ने निकाला और इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसको हम कहते हैं बीपीएएल रेजिमिन। ये ड्रग्स के मैंने नाम बता दिया। इंडिया में लगभग 25 लाख केसेस हैं, वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, और एमडीटीआर टीबी के 75,000 केसेस हैं। और ये इसको इसलिए लग गया क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है और 6 मंथ में ये ठीक कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पता होना चाहिए।
आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्लानिटरी प्रोटेक्शन कीपिंग आउट द टॉक्सिक एलियंस। इसमें कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स है नहीं देखने के लिए, क्योंकि आपको पता ही अभी आजकल हर नेशन स्पेस में काफ़ी कुछ करना चाह रहा है, इसलिए न्यूज़ में आया है। इसमें हमें एक दो चीज़ देखने चाहिए। एक तो आउटर स्पेस ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि आज आपको पता है इंडिया भी बहुत बड़े बड़े मिशंस कर रहा है आउटर स्पेस में जाने के लिए। तो एक 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी, इसके बारे में आप जानना चाहिए। बाकी स्पेस एक्सप्लोरेशन में अगर समझो कोई रिपोर्ट पूछ लेता है कि इंसान को बहुत ही एथिकल यूज़ करना चाहिए स्पेस का, स्पेस में वॉर नहीं छेड़ना चाहिए, उस तरीके की बातें अगर आती हैं, तो आप ये कॉन्सेप्ट के बारे में बोल सकते हैं, कि आपके पास देखिए कुछ एक्स्ट्रा रहेगा बोलने के लिए, तभी तो आप बोलेंगे। तो ये प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट? ये एक प्रिंसिपल है, प्लानिटरी प्रोटेक्शन का एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है we ought to keep the planetary biosphere pristine and from being corrupted by influences that may not existed had the space mission not been undertaken। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, प्लानिटरी प्रोटेक्शन क्या है? एक प्रिंसिपल है। देखिए, अगर आप स्पेस में जा रहे हैं, या आप स्पेस को छोड़िए, मेडिकल साइंस की बात कर लेते हैं। मेडिकल साइंस का भी कुछ प्रिंसिपल्स होता है ना? उसी, आपको पता है हिपोक्रेटिक ओथ की बात करते हैं कि कोई भी पेशेंट कभी भी आकर डॉक्टर उसको ट्रीट करेगा, है ना? इसी तरीके से स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी एक प्रिंसिपल अडॉप्ट, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे नेशंस ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, प्लानिटरी प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमें हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ का बायोस्फीयर है, वो जिस कंडीशन में हमें मिला था, हमें जो हमारे जो विरासत के तौर पे, इंटेंजिबल वेल्थ के तौर पे जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, या सृष्टि ने जो हमें दिया है, हमें उसको उसी रूप में बचाकर रखना चाहिए। इसको हम कहते हैं प्लानिटरी प्रोटेक्शन, कीपिंग आउट दी टॉक्सिक एलियंस। तो क्या है, हम स्पेस में आज जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम अर्थ पे, हमारे यहाँ बैक्टीरिया है, वायरस है, यहाँ लाइफ है, तो हम अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर स्पेस में जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया वायरस लेके भी उधर जा रहे हैं, तो वो पता नहीं वहाँ पे क्या रिएक्ट करेगा। स्पेस में हम फैला देंगे बैक्टीरिया वायरसेस को, पता नहीं वो किस तरीके से एक्ट करेगा, है ना? तो प्रिंसिपल ये कहता है, ये प्लानिटरी प्रोटेक्शन प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अगर स्पेस क्राफ्ट आप लेकर जा रहे हैं बाहर, आप स्पेस एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं, तो आपको प्लानिटरी प्रोटेक्शन वाला प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका सिद्धांत ये है कि जैसा आपको, जैसे विरासत मिली है, उसको उसी तरीके से बचा के रखिए। ह्यूमन इंटरफेरेंस से या स्पेस प्रोजेक्ट से आप स्पेस को या फिर वहाँ से यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ ना लाए जिससे जो बायोस्फीयर हमें मिला है वो खराब हो। तो स्टूडेंट, ये एक चीज़ देखने वाली थी। और दूसरा, ये आउटर स्पेस ट्रीटी है, इसके बारे में थोड़ा आपको देखना चाहिए। और प्लानिटरी प्रोटेक्शन प्रिंसिपल ऐसा कुछ होता है। अगर आपको पूछता है स्पेस के बारे में कि एथिकल स्पेस एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, स्पेस में वर्ल्ड मतलब कॉन्टेस्ट नहीं होना चाहिए नेशंस के बीच में, पीसफुल एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, ह्यूमैनिटी के हिसाब से एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, तो वहाँ पर आप ऐसी बातें लाकर अपना एक अच्छा पर्सपेक्टिव डेवलप करके लिख सकते हैं। प्लानिटरी प्रोटेक्शन प्रिंसिपल, इसके बारे में आप थोड़ा देखिए। इसके बारे में आपको क्या है बेसिक्स मैंने आपको समझा दिया। और यही, जैसे आपको पता है भी, इसमें एक और चीज़ देखने वाली है, तायनवेन 3। इसमें क्या है? तायनवेन, ये चाइना का प्रोजेक्ट है स्टूडेंट। तायनवेन 3 चाइना का प्रोजेक्ट है। इसमें चाइना मार्स से सैंपल्स लेके अर्थ पे आने वाला है। मार्स से आ जाएगा और सैंपल्स लेकर आएगा 2028 में, तायनवेन, ठीक है। ये जो इनका प्रोजेक्ट है, इसमें भी ये प्लानिटरी प्रोटेक्शन प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर रहे हैं चाइना वाले। और चाइना का जो नासा का वाइकिंग लैंडर था, जो मार्स पर 1976 पे गया था, उस प्रोजेक्ट में भी प्लानिटरी प्रोटेक्शन प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया था। तो देखिए, और भी नेशंस ने किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो हमें ब्रॉडली पता होना चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स करते हैं कैसा है, ये कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं जाए स्पेस में, आउटर स्पेस में हमारे तरफ से, हमारे नेग्लिजेंस की वजह से। इसलिए क्या किया जाता है, स्पेसक्राफ्ट को ना 3 दिन के लिए 120 डिग्री टेम्परेचर में 3 दिन रखा जाता है, ताकि सारे बैक्टीरिया वायरसेस और बाकी चीज़ें इनएक्टिव हो जाएं, ठीक है।
स्टूडेंट ये था ब्रीफली मैंने आपको समझाया, आइए आप आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है स्टूडेंट, आपको पता ही, मैंने बताया एक न्यूज़ में हमारे प्रधानमंत्री अभी कहाँ पोलैंड और यूक्रेन गए थे। मैंने बताया अभी कि पोलैंड यूक्रेन में जाकर वो पीस की बात कर रहे थे। तो अभी जैसे क्या है, इसके पहले भी ना स्विट्जरलैंड में एक पीस प्रोसेस रखा गया था। उस पीस प्रोसेस में क्या हुआ, ना ही रशिया गया ना ही इंडिया गया। अब आपको पता है हमारा रशिया भी पुराना एलाय है हमारा, तो हमें उसके बारे में भी सोच के चलना पड़ता है। हमारे आपको पता ही एक टाइम में यूएस चाइना और पाकिस्तान के साथ खड़ा था, है ना। तो अभी भी आप देखेंगे यूएस से हम क्लोज जा रहे हैं, पर अभी भी हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं यूएस के साथ भी। तो हम कम्प्लीटली वेस्ट के साथ भी नहीं, हम रशिया के साथ भी खड़े हैं बहुत सारे मुद्दों पे, ठीक है। तो क्या हुआ था, पीस प्रोसेस में ना ही रशिया गया था और ना ही रशिया नहीं गया, तो इंडिया भी नहीं गया, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस बार पोलैंड और यूक्रेन गए और जेलेंस्की ने कहा कि आप तेल खरीद रहे हो रशिया से, तो रशिया वही पैसे से हमसे लड़ रहा है ना। और यूरोपियन कंट्रीज भी आप देखेंगे बीच में क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडिया को ऑयल बाय करने के लिए, पर इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखी, इंडिया ने खरीदा है और अपने ट्रेडिशनल एलाई का भी सपोर्ट किया है। तो हमें ये न्यूज़ में आया है स्टूडेंट्स की दोबारा पीस प्रोसेस रखा गया है। और ये जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं इंडिया के, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन कीन है इंडिया ज्वाइन करेगा पीस प्रोसेस को, और इंडिया प्रेशराइज करेगा रशिया को, बुलाएगा टेबल पर। कि इंडिया का अभी आप देखेंगे डिप्लोमेसी उस लेवल की है कि हम रशिया से ऐसे बातें कर सकते हैं, एक पीसफुल सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। और इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी अगर पार्टिसिपेट कर रही है ऐसे पीस प्रोसेस में, तो उसका अपना एक वेटेज है। हमारे प्रधानमंत्री आज पोलैंड यूक्रेन गए हैं, तो उन्होंने भी पॉलिटिकली कुछ इन्वेस्ट किया है, पॉलिटिकली एक स्टेप लिया है ना। तो इसलिए न्यूज़ में आया था स्टूडेंट, हमें ये डेवलपमेंट पता होना चाहिए। ये अम्बेसडर चाह रहे हैं कि हम उनके पक्ष में आकर बात करें, पर और भी जियो पॉलिटिक्स एक्टिव है, तो इंडिया को बहुत ही स्मार्टली सोचना पड़ेगा इसके बारे में, है ना। तो आइए देखते हैं, अब आते हैं इस न्यूज़ पे, एशियान के बारे में बात करते हैं। एशियान, आपको स्टूडेंट्स पता ही होगा, एशियान एक 10 कंट्री का समूह है, 10 कंट्रीज का, ठीक है। आपको पता ही है एक 10 कंट्री का ये समूह है। अगर आपको इसके अगर मैं नाम बताऊं, एक बार देख लेते हैं मैं कितने नाम काउंट कर पाता हूँ। एक है आपका सिंगापुर, ठीक है, थाईलैंड, म्यांमार, चौथा आपका लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, 7 ब्रूनी, उसके बाद आपका लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड हो गया। उसके बाद आपका आता है सिंगापुर, कंबोडिया, ठीक है। मेरे ख्याल में मोर और लेस मैंने कंट्रियाँ गिना दी हैं, शायद कोई ये कंट्री रह गई है। सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रूनी, सिंगापुर, कंबोडिया, और आपका रह जाता है फिलीपींस, ठीक है। इसलिए सारा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये 10 कंट्री का संगठन है, आपको पता होना चाहिए। अब क्या हो क्या रहा है, आपको पता ही होगा, ये 10 कंट्रियाँ आपको बाहर होना चाहिए, और इसका मैप भी आपको जाके देखना चाहिए एक बार, क्योंकि एशियन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं बाहर। अब इसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली है। सबसे पहली बात क्या है, ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपको पता होगा 2018 में हमारे प्रधानमंत्री ने सारे एशियन कंट्रीज़ को, 10 के 10 कंट्रीज़ को बुलाया था रिपब्लिक डे परेड पे, ठीक है। अब इसको जानने से, एशियन को मैंने आपको बता दिया, कंट्रीज़ के नाम गिना दिया यहाँ पे। अब आते हैं इंडिया की पॉलिसी कैसी रही है एशियन को लेके, और इसका इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रहा है अभी। अभी क्या है स्टूडेंट, आपको पता ही होगा, हमारी लुक ईस्ट एक पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी किसके टाइम थी, नरसिम्हा राव के टाइम थी, नरसिम्हा राव के टाइम। नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम ये पॉलिसी आई थी 1992 में। उसके बाद क्या था, जब हमारे बीजेपी की सरकार आई, तो हमारे मोदी गवर्नमेंट के टाइम में अब हमारे आया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये आपका आया नए गवर्नमेंट आने के बाद 2014 में। अब हुआ क्या है,
आपको पता होगा स्टूडेंट आजकल क्या हो रहा है, अब क्या है आपको पता ही है कि मल्टीलैटरलिज्म जो था पुराना, मल्टीलैटरलिज्म क्या है, सारी संस्थाएं यूएन में जाएंगी, है ना, और सारे नेशन मिलके काम करेंगे, है ना, मल्टीलैटरलिज्म जो उसको बोलते हैं यूएन का। अब वो चैलेंज हो रहा है, सारे कुछ नेशन, बड़े बड़े नेशन इनवर्ड लुकिंग हो रहे हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज बना रहे हैं, और अब क्या हो रहा है, रीजनल ग्रुपिंग्स बनना चालू हो गया, है ना। तो रीजनल ग्रुपिंग्स क्या बनी आपको पता होगा, तो कुछ साल पहले RCEP की एक पार्टनरशिप थी। इसमें क्या था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप, ये थी RCEP। ये एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट था ये लेटली। किसके साथ था ये, इसके अंदर कंट्रियां थी सारी एशियान कंट्रीज थी, ये 10 कंट्रियां, साथ में था इसके साउथ कोरिया था, जापान था, चाइना था, ऑस्ट्रेलिया था, और आपका न्यूजीलैंड था। ठीक है, अब मैंने आपको गिना दिया। अब देखिए एशियन के 10 कंट्री थी, और उसके आसपास की जितने भी कंट्रियाज हैं, इनमें क्या हुआ, RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको कहते हैं FTA। अब FTA क्या होता है, FTA क्या होता है ना स्टूडेंट्स, एक ब्रॉडर लेवल पे सारी इकोनॉमी मर्ज होती है, मतलब उनके अंदर गुड्स सर्विसेज, ट्रेड बैरियर्स, नॉन ट्रेड बैरियर्स को खत्म किया जाता है, और एक कॉमन इकोनॉमी को बनाने की कोशिश किया था कि कहीं का भी बनाया हुआ गुड कहीं पर भी जाके आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर जो टैक्सेशन रहते हैं वो डाइल्यूट कर दिए जाते हैं, है ना, लॉज मैनेज कर, लॉस एक कॉमन बना दिया जाता है। देखिए इकोनॉमिक एंगेजमेंट के बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, तो FTA एक अच्छा खासा लेवल होता है, और ये जो RCEP एग्रीमेंट है ना, ये काफ़ी ब्रॉडर लेवल ऑफ एंगेजमेंट था इन एशियन और इन कंट्रीज का। जैसे मैंने बताया मल्टीलैटरलिज्म आजकल खतरे में है, तो ग्रुपिंग्स बन रही है, जैसे RCEP है, ब्रिक्स है, शंघाई कॉपरेशन है, नाफ्टा है, और बाकी तमाम आज वर्ल्ड में बहुत सारे रीजनल एग्रीमेंट्स बनने लग गए हैं। तो RCEP एशियन ये जो कंट्रीज है, इसके बाद जब RCEP और ये साइन हुआ, तो एशियन इन कंट्रीज ने जुड़ा। इसमें क्या हुआ था, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इस बहस में। 2012 में ये पॉलिसी आई थी, 2020 में ये एक्शन में आ गई, 2020 में, 2020 में ये पॉलिसी एक्शन में आ गई थी ये। तो इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, पर इंडिया ने ये ज्वाइन नहीं किया। क्यों ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया को लगा कि हमें नुकसान होगा। ठीक है, पर अब हो क्या रहा है, अब हो ऐसा रहा स्टूडेंट, आपको पता ही होगा, चाइना को आप देखोगे, चाइना आज हमारे इंडियन ओशन में हर कंट्री से फैल रहा है। चाइना को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे इंडियन ओशन में, अफ्रीका में, और इवन यूरोप में आप देखोगे तो चाइना हर जगह फैल रहा है। अभी आपने देखा होगा लेटली चाइनीज जो जिनपिंग हैं, उन्होंने अफ्रीका के सारे नेशंस को होस्ट किया था अभी लेटली। $50 बिलियन भी दिया है अफ्रीका को उन्होंने डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट में। तो जब चाइना हर जगह फैल रहा, तो इंडिया ने जब RCEP जैसे बड़े बड़े रीजनल ग्रुपिंग से बाहर आ गया है इंडिया, और तो इंडिया को लिटिल एंगेज तो करना पड़ेगा इतने इंपॉर्टेंट नेशंस को। ये इतने बड़े नेशन, 10 नेशंस की ग्रुपिंग से हम बाहर हैं, RCEP जैसे एग्रीमेंट से हम बाहर हैं, तो हमें कम से कम उनसे जाके मिलना तो पड़ेगा पर्सनली, उनके साथ, इंडिविजुअल नेशंस के साथ हमें अपने कांटेक्ट तो बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसीलिए आप देखोगे 2014 में ये एक्ट पॉलिसी आई थी। अभी लेटली हमारे प्रधानमंत्री का आपको पता होगा, तो वो गए हैं ब्रूनी और सिंगापुर में। अभी देखिए क्या है, हम RCEP जैसे, हम एशियन कंट्रीज से दूर है, हमारा FTA है एशियन के साथ, पर RCEP एक बहुत बड़ा एंगेजमेंट है, उसमें हम बाहर हैं। चाइना हमारे आस पड़ोस में फैल रहा है, तो हमें भी तो उनके साथ एसोसिएशन बढ़ाना पड़ेगा, हमारे गुड्स के लिए मार्केट ढूंढना पड़ेगा, हमारे रीजनल एग्रीमेंट्स में हमें भी जाकर तो घुस के हमारे लिए मार्केट और पैसा और इन्वेस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए न्यूज़ में आया। तो स्टूडेंट हमें यह पता होना चाहिए कि 1992 में हमने लुकिश पॉलिसी बनाई, और फिर लुकिश पॉलिसी से हमें कुछ फ़ायदा मिला, वहाँ पे हमारा एशियन कंट्री से ट्रेड बढ़ा, बाकी की चीज़ें बढ़ी, पर चाइना भी बहुत
चाइना भी हमारे क्षेत्र में आ रहा है तो हमें भी वहाँ पे जाके बेटर एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और हमें अपने गुड एंड सर्विसेज बेचने हैं, मार्केट से पैसा उठाना है, तो हमें एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री अभी ब्रूनी गए थे और सिंगापुर गए थे। ब्रूनी में उन्होंने जाके क्या किया, ब्रूनी में आपको पता ही है कि हमारा एक इसरो का स्टेशन भी है, और अभी क्या है, ब्रूनी से हम ऑयल नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम रशिया से ऑयल बाय करने लग गए हैं। तो ब्रूनी से हमारे जो व्यवहार अच्छे रहे, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री एशियन कंट्रीज में भी घूम रहे हैं, और एशिया से एशिया से रिलेशन मजबूत करने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई, और इंडिविजुअल नेशंस के भी हम अपने रिलेशन अच्छे कर रहे हैं। सिंगापुर में हम जाकर सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है उसमें इंडिया में डेवलपमेंट आए, हम सिंगापुर से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में हेल्प ले सकते हैं। तो इसलिए इंडिया सिंगापुर भी गया, हमारे प्रधानमंत्री सिंगापुर भी गए हैं। तो सिंगापुर जाने से क्या होगा, हमें एक तो सेमीकंडक्टर मिलेगा, और दूसरी बार जो हमारा बहुत बड़ा एफडीआई सिंगापुर से आता है तो वो भी आएगा। तो स्टूडेंट, हमें ये पूरा न्यूज़ को ना इस एंगल से देखना चाहिए। मैंने आपको लगता है कि इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मैंने आपको समझा दिया है। एक तो 10 एशियन की 10 कंट्रीज हैं, RCEP ये 2020 में आया है। चाइना एक्टिवली हर कॉन्टिनेंट में जाके एंगेज कर रहा है, हमें भी बिजनेस लाना पड़ेगा। रीजनल ग्रुपिंग्स आजकल स्ट्रांग हो रही हैं, ब्रिक्स, SCO, एशियन, RCEP, ऐसे एग्रीमेंट्स में हमें भी घुसना पड़ेगा, तभी हम मार्केट कैप्चर कर पाएंगे, अपने गुड सर्विसेज बेच पाएंगे, FDIs ला पाएंगे, बायलैटरल रिलेशन अच्छे कर पाएंगे। तो हमने 1992 में किया, 2014 में किया, पर इंडियन गवर्नमेंट, आपको पता ही है, लेटली चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ने से इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ही स्ट्रांगली एंगेज करना चाह रही है नेशन के साथ, अगर बड़े एग्रीमेंट्स में नहीं तो बायलैटरली। इसीलिए इंडियन अभी हमारे प्रधानमंत्री लेटली काफ़ी ज़्यादा एशियन कंट्रीज में भी जा रहे हैं, और आपको अगर पता होगा तो वहाँ पे जाकर उन्होंने चाइना के बारे में कमेंट्स भी पास किए हैं कि चाइना एक बिग ब्रदर एटीट्यूड लेकर चल रहा है चाइना सी में और बाकी जगहों पर, इसके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी दी थी। तो हमें ये पूरे एंगल से इस न्यूज़ को देखना चाहिए। आइए, मेरे ख्याल में यहाँ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आई होप सो ये सब क्लियर है ना। अब आते हैं एक नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। हाँ, इसमें कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स है नहीं, आपको पता है मणिपुर में चल ही रहा है, अभी दोबारा फ्लेयर अप हुआ है, चीज़ें दोबारा फ्लेयर अप हो रही हैं। अभी लेटली क्या हुआ है, जो कुकी लोग हैं, कुकी और मिति में ही लड़ाई चल रही है। अब क्या हुआ है, दोबारा से फ्रेश वॉयलेंस हुआ है, 8-10 अभी भी कैजुअलिटी आई हैं, वहाँ 8-10 लोग मरे हैं। इसमें अभी हो क्या रहा है, लेटली कुकी ने ड्रोन यूज़ किया है ना, कुछ सरकार के कुछ रिजर्व्स में जाके आर्मरी की लूट हुई थी। कुछ इन्होंने वहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं, कुकी भी आपको पता होगा कि कुकी जो और बाकी मिलिटेंट ग्रुप भी है, तो उन्होंने कुछ हथियार, जो सरकारी हथियार जो लूटे थे, ड्रोन्स वगैरह हैं जो लूटे थे, उससे अभी क्या कर रहे हैं, मितीस विलेजेस पे अटैक कर रहे हैं। तो आपको पता होगा लेटली जो वहाँ के CM हैं, उन्होंने अभी एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है गवर्नर के साथ और बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, क्योंकि ये नया सिचुएशन है, दोबारा एस्केलेट हो रहा है, इसलिए हमें न्यूज़ में आया था। तो स्टूडेंट, हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए, ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, लूटेड एम्यूनेशन यूज फॉर मणिपुर ड्रोन अटैक, तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, थोड़ा इसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी होता है ना स्टूडेंट्स, हमें थोड़ा थोड़ा पता रहता है कि लेटली अभी क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से मैंने आपको ये बताया। अभी क्या है स्टूडेंट, आपको एक चीज़ बता दूँ, ये न्यूज़ क्या है। अभी आपको पता है जो कोलकाता में अभी RG कर जो केस आया है, कोलकाता में जो फीमेल लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ, उसके ऊपर ये इम्पोर्टेंट केस आया। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट। आपको पता होगा, लोग झूठ बोलते हैं, कोई अपराधी पर सच बताना चाहता नहीं है, तो उसमें क्या होता है, कुछ टेक्निक्स बनाई हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन कुछ टेक्निक्स हैं, वही टेक्निक के बारे में ये आया है आर्टिकल। तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है ये। तो इसमें क्या हुआ, इस आपस में हमको पता होना चाहिए। 3 टेस्ट होते हैं, एक होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, ठीक है, एक होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, दूसरा आपका होता है नार्को एनालिसिस, और तीसरा आपका होता है ब्रेन मैपिंग। देखिए, आप फोर्सेस में जा रहे हैं, थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या होता है क्या नहीं होता है। आप सर्विस में जाएंगे, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है ना स्टूडेंट्स, ये साइकोलॉजिकली बेस्ड होता है,
साइकोलॉजी से बेस्ड होता है, ठीक है, साइकोलॉजी से बेस्ड होता है। नार्को एनालिसिस में क्या होता है, इसमें ना इसमें आपको एक ड्रग इंजेक्ट किया जाता है, उसमें उसको कहा जाता है सोडियम, ये केमिकल यूज होता है सोडियम पेंटोथॉल, सोडियम पेंटोथॉल यूज़ किया जाता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है एक्यूज में। पॉलीग्राफ में के बाद मैंने बताया साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है ना। आपको पता ही है, आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, पुलिस को देखोगे, पुलिस आपसे सवाल करे तो आप डर जाते हो, आपका रिस्पॉन्स आता है आपके बिहेवियर से, आपकी पर्सनैलिटी से पढ़ के, आपके व्यवहार से पढ़ के, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पढ़ के, आपको पसीना आ रहा है, आप बहुत कूल हो, वो सब चीज़ें देख के एक नंबरिंग बनाई जाती है। उस नंबरिंग में नंबर दिया जाता है कि भैया ये नंबर मैं दूंगा इसकी रिएक्शन को, और उससे पता लगा जाता है कि आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। नार्को एनालिसिस अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे आप जाके देखिएगा, जब इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया में आपको पता होगा, जब जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, जो अंडरवर्ल्ड है इंडिया का, आपको पता है मुंबई में बहुत चला है अंडरवर्ल्ड का गुंडागर्दी, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यूट्यूब पे भी जाके देखोगे तो नार्को एनालिसिस किया जाता है, बहुत क्रिमिनल्स का किया गया है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें क्या जाता है, सोडियम पेंटोथॉल मिलाया जाता है और उसको इंटोग्रेट किया जाता है। आदमी को नींद आ रही है, सोने नहीं दिया जाता, सवाल पूछते रहते हैं, तो आदमी कई बार छुपा नहीं पाता और बता देता है ना। तो उसमें ये नार्को एनालिसिस होता है। पॉलीग्राफ में क्या होता है, साइकोलॉजिकली उसको टेस्ट किया था। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, जब हम कोई चीज़ें बोल रहे हैं या फील कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, चीज़ें चलती रहती हैं। हम जब सोच रहे हैं, जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, तो एक वेव्स क्रिएट होते हैं हमारे ब्रेन में, तो उनको इलेक्ट्रोड के थ्रू ब्रेन मैपिंग की जाती है और उससे पता लगा जाता है कि आदमी का ब्रेन का कौन सा पार्ट ज़्यादा एक्टिव है, किस तरीके के वेव्स आ रहे हैं, और उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, डिसेप्शन डिटेक्टर टेस्ट के लिए ये 3 तरीके हैं। अब इसमें हमें देखने की क्या बात है स्टूडेंट, आपको पता होगा, इसमें आपको पता ही होगा हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स है ना। और फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, कुछ अधिकार है जो कोई ले नहीं सकता है, आपके स्टेट भी नहीं ले सकता है ना। तो वैसा ही आर्टिकल जो 20 है ना स्टूडेंट, आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 20, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, राइट्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसके बोलने से आर्टिकल 20 में एक्चुअली है क्या, कुछ प्रिंसिपल है ये आर्टिकल्स में। क्या प्रिंसिपल है, 3-4 प्रिंसिपल जो हमें पता होना चाहिए। एक, इसमें क्या होता है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन पहला हुआ। दूसरा होता है कि दूसरा इसमें होता है डबल जियोपार्डी एक होता है ना। नो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए स्टूडेंट आपको, ठीक है। नो और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी इसको कहते हैं, इसको नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इसमें बेसिकली स्टूडेंट है क्या, ये जो आर्टिकल 20 के अंदर ये ब्रॉडर प्रिंसिपल जो है, ये पहला है कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब अगर समझ के चलिए, मैं अक्यूज हूँ किसी गुनाह का, मेरे पे वो गुनाह मेरे पे लगाया गया है, तो मुझ पे जबरन मैं अपने ही जिसमें मैं गुनहगार हूँ उसी केस में मैं विटनेस नहीं हो सकता, मतलब है ना। मतलब मुझे अधिकार है अपने आप को डिफेंड करने का, है ना। तो मैं जिस भी केस पे मेरा नाम आया है या मेरे पे जो एक्विजिशन जो मुझ पे लगे हैं, उसका ही मैं गवाह नहीं बन सकता, ये एक अधिकार है मेरा, है ना। तो एक तो ये लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है फंडामेंटल राइट के अंदर, एक तो ये है। दूसरा क्या है, एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, तो दूसरा ये है। और तीसरा क्या है, अगर समझ के चलिए मैंने कोई अपराध किया है और उस टाइम कानूनी तौर पे वो अपराध था ही नहीं, कानून के अंदर वो सजा नहीं है, सोसाइटी में भले हो, सोसाइटी में हो, लोगों के मन में हो, लोगों के मन के विचार से हो कि भाई ये तो गलत काम है, पर कानून कुछ नहीं है, तो मुझे सजा तभी भी नहीं होगी। मतलब सरकार ये नहीं कर सकती कि रातों रात कानून बना देगी, बोलेगी तुमने कल ऐसा किया था, अब ये कानून आ गया और कानून बैकडेट से लगेगा और तुमको सजा होगी, ये हो नहीं सकता। तो क्या होता है, ये जो मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 20 में 2-3 बड़े मुख्य अधिकार हैं। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन,
कोई आदमी इसमें अक्यूज है उसका ही वो गवाह नहीं बनेगा, पहला। दूसरा, कोई भी पोस्ट डेटेड लॉ नहीं बन जाएगा। अगर कोई काम मैंने किया है उस टाइम वो गुनाह नहीं था तो गुनाह नहीं माना जाएगा, वो सजा नहीं होगी। और कोई भी एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। तो ये मैंने आपको आर्टिकल 20 समझाते। अभी होता क्या स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया ये एक तरीका है इंटीग्रेशन का। इसमें क्या होता है, ये जो केस था ये इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का 2010 का, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें क्या बताया गया कि नो लाई डिटेक्टर टेस्ट शुड बी एडमिनिस्टर्ड एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट ऑफ द अक्यूज्ड। सेल्वी वर्सेस कर्नाटका में क्या कहा गया कि ये जो टेक्निक्स है ना, बिना अक्यूज के कंसेंट के आप नहीं कर सकते हो। मतलब इसमें अक्यूज को अपना कंसेंट देना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं करवाना चाहता हूं। अगर वो नहीं दे रहा है तो आप नहीं कर सकते, आपको कोर्ट से लेना पड़ेगा। कोर्ट पे आपको पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि क्यों वो लेना चाहती है, क्यों इतना प्रेसिंग है, कुछ दस्तावेज बताना पड़ेंगे, कुछ सबूत दिखाना पड़ेगा कि इसकी वजह से लग रहा है कि शायद इन्होंने ये झूठ बोल रहा है, मुझे इनका डीएनए लेना है, इन पे ये टेस्ट करना है, तभी हम सच पे पता चल पाएंगे। और प्राइमा फेसिया हमें ये 4-5 चीज़ें मिली है जिससे पता लग रहा है कि इन्होंने किया ही होगा। तो वैसा कोर्ट से परमिशन लेकर एविडेंस एक्ट में जाके, एविडेंस एक्ट होता है इसमें जाने की जरूरत नहीं है हमें, कोर्ट फिर को परमिशन देगा और वो फिर वो कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टूडेंट आपको बता दिया। इसमें हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 20 और वो जो 3-4 प्रिंसिपल्स मैंने बताए, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी और राइट्स अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20(3) में है, वो आर्टिकल 20 के अंदर ये है। तो आपको ये 2-4 चीज़ें स्टूडेंट इसमें पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और आइए आज का एक लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं। लास्ट आर्टिकल स्टूडेंट आज का क्या है, इसमें क्या है स्टूडेंट, आपको पता ही है आज का सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है। तो ये सोशल मीडिया का जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आपने देखा होगा, कई लोग पूरा दिन गेमिंग में और मोबाइल्स पे ही रील्स में लगे रहते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है ये। कई बार बच्चे उसमें से बाहर ही नहीं आ पाते हैं, दिन रूम को बंद करके कई दिन उसी के अंदर रहते हैं। तो स्टूडेंट ये पूछ सकता है, सोशल मीडिया का आजकल इन्फ्लुएंस आपको पता है सोसाइटी पे, यूथ पे बहुत असर पड़ रहा है ना। आपको पता है एआई और तमाम चीज़ें आ गई हैं, तो आप देख लेते हैं, आपको पता ही है सोशल मीडिया में क्या नहीं है, आज सब कुछ है। तो सोशल फ्रॉड भी हो रहा है, बाकी चीज़ें भी होती हैं, ब्लैकमेलिंग होता है, अलग चाइल्ड अब्यूज़ होता है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये जो निम्हांस है ना स्टूडेंट्स, निम्हांस एक इंस्टीट्यूट है, इसको आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है निम्हांस। मैं दोबारा लिख देता हूँ, निम्हांस एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो इस तरीके की, ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट, जिसके अंदर ये क्या होता है, आप ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो निम्हांस के अंदर जो डिपार्टमेंट है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की का जो डिपार्टमेंट है, उनका ये फाइंडिंग है कि 2-3 चीज़ें उनकी फाइंडिंग है। एक कि माइंडफुलनेस थेरेपी से है ना, माइंडफुलनेस थेरेपी से ऐसे एडिक्शन से छुटकारा पाया जा सकता है। जो लोग मोबाइल में बहुत अटैच रहते हैं, मोबाइल घूम जाए तो लोग डर जाते हैं, है ना, और लोग मोबाइल के बिना रह नहीं पा रहे हैं, इतना जो एडिक्शन है। और कई बच्चों में इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। आजकल बच्चा अगर रो रहा है तो उसको चुप कराने के लिए भी मोबाइल दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना मेजर इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पे। तो ये जो माइंडफुलनेस थेरेपी है, क्या है बेसिकली, इसमें ये बेसिकली ये थेरेपी है कि माइंडफुल होना, अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को समझना और उसको कंट्रोल करने से ये चीज़ें, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो बुद्धि है, आपकी जो समझ है, आपका पूरा जो पर्सनालिटी है, आपका जो इंक्लिनेशन है, वो ऐसा क्यों है, अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आपको वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड को एनहांस करना चाहिए, वो नेगेटिव एटीट्यूड को कट करना चाहिए। और कैसे आप अगर माइंडफुलनेस थेरेपी के थ्रू आप ये जो एडिक्शन है, गेमिंग एडिक्शन है, जिससे क्या हो रहा है, सोशल विड्रॉवल भी हो जाता है। अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, कई बार हम लोग एक ही रूम में बैठे होते हैं, 3-4 लोग, और चारों मोबाइल में लगे होते हैं, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा होता है। तो उसका मतलब क्या है, मतलब रूम में 4 लोग बैठे हैं, बट चारों अपने अपने मोबाइल में, अपनी अपनी दुनिया में हैं, वो सोशली
उसको एक टर्म दिया गया है सोशल विड्रॉल, कि आदमी बैठा है और कई बार क्या होता है, आदमी समझे चार बैठा है तो भी बात नहीं कर रहा है, कोई आदमी अकेला ही घर में बैठा है तो वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट ही नहीं कर रहा, मोबाइल में ही पूरा दिन गुजार रहा है, तो इसको कहते हैं सोशल विड्रॉल। अगर ये जो निम्हांस की जो बनाई हुई माइंडफुलनेस थेरेपी है, इनका ये कहना है कि हमें बिहेवियरल पैटर्न्स को समझ के, अपने सोशल कंडीशनिंग को समझ के, अपने व्यवहार को समझ के, रीड करके क्लिनिकली अगर उस पर हम काम करें तो ऐसे गिविंग एडिक्शन और बाकी एडिक्शन से हम बाहर आ सकते हैं। और निम्हांस एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट, आपको इसके बारे में देखना चाहिए। सोशल मीडिया का आजकल बहुत पूछने लगता है, टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछता है ना, तो अगर कोई ऐसे आ रहा है, कुछ और आता है, तो आपको लिखना आना चाहिए। और स्टूडेंट इससे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया से आप देखेंगे ना, लोगों के अंदर बहुत निम्हांस की फाइंडिंग एक और कहती है एक बात, कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में भी एक्टिव है ना, बहुत रात दिन सोशल मीडिया देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इनका ये कहना है ज़्यादा सोशल मीडिया एक्सपोजर से हमें डिप्रेशन भी आता है, एंजाइटी भी आती है, डिप्रेशन भी आता है, नींद भी नहीं आती है, और हमें साइकोलॉजिकली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको पता ही, एनीथिंग इन एक्सेस इज डेंजरस, है ना, मॉडरेशन में कोई भी चीज़ होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। तो निम्हांस की फाइंडिंग ये इसको कॉर्पोरेट करती है, बताती है कि हाँ, अगर आप माइंडफुलनेस थेरेपी करें, अपने आप को समझें, अपने बिहेवियर को समझें, तो इसको टैकल किया जा सकता है। और निम्हांस की फाइंडिंग है, जो लोग ज़्यादा इंटरनेट पे समय बिताते हैं, बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, वो डिप्रेस्ड भी रहते हैं। तो ऐसे कुछ अच्छे पॉइंट्स आपके पास हमेशा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में यहीं पे समाप्त करेंगे, दोबारा मिलेंगे दूसरी क्लास में, है ना। मैं आपसे कहूँगा स्टूडेंट्स, मैं ऐसे टॉपिक्स लाके आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना चाहता हूँ, और मैं मानता हूँ कि अगर आप समझ रहे हैं, ऐसी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव बिल्ड कर पा रहे हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि ना ही केवल पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू में भी आप एक्सीलेंट नंबर ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट।